गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर चित्ती विजयवर्गीय एसएसएल सुपर पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में वीडियोस को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। अभी इस समय मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसमें लेबर लेजिस्लेशन कवर कर रही हूँ, राइट। उसमें मैंने 3 एक्ट आपको पढ़ा दिए हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ा दिया है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो पढ़ा दिया है 1948, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो पढ़ा दिया है 1926, और आज अब मैं पढ़ा रही हूँ चौथा एक्ट पढ़ा रहे हैं हम आपको। इस समय है द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, देखो बात को समझिएगा। जो लेबर लॉ है उसमें हर हाल में ये कोशिश की गई थी कि जो भारत में काम करने वाला मजदूर है उसका एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयर नहीं करे और उसे उसकी मजदूरी भी मिले, न्यूनतम मजदूरी भी मिले, और उसकी रक्षा करने के लिए कोई एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो। और उसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट बनाया गया था 1926 में। क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई थी और मास प्रोडक्शन होने लगा था तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ने लग गया था, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो हर हालत में अपना प्रॉफिट ज्यादा देखना चाहता है, तो वो अपने वर्कर को अननेसेसरी एक्सप्लॉयट कर रहा था। चाहे उसके वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात कह लो, चाहे वेजेस को कम से कम देने की बात कह लो, चाहे उसे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ना देने की बात कह लो, बहुत सारी फैक्टर्स थे, वो उन सब तरीकों से उसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा था और उसके राइट्स जो थे वो अनसिक्योर हो रहे थे। ऐसे में एक जरूरत महसूस होने लग गई थी कि 1926 में एक एक्ट डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट। अब आगे की बात सुनो। जो ये 1926 में एक्ट आया था, इसको बनाया 1926 में था, लेकिन लागू ये हुआ था, एनफोर्स हुआ था 1 जून 1927। ठीक है, 1927 में ये लागू हुआ था। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि एक्ट जिस ईयर में सैंक्शन होता है उसी ईयर के नाम से वो जाना जाता है। एनफोर्स वो उसके अगले साल या 2-5 महीने बाद कभी भी हो सकता है, मगर काउंट हमेशा उसका फॉर्मेशन ईयर होता है, ना कि एनफोर्समेंट ईयर। लेकिन सेक्शन 1 हमेशा उसके एनफोर्स कब हुआ उस डेट को मेंशन करता है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एनफोर्समेंट जब तक कि आपको क्लियर ना हो अपने मन से मत लिखो, लेकिन अगर फॉर्मेशन ईयर याद है तो उसे कभी छोड़ो मत। हमेशा लॉ के आंसर्स चेक करते समय एक एग्जामिनर चाहता है कि आप ईयर कोट करो, सेक्शंस कोट करो, प्रोविजंस कोट करो, डेफिनेशंस कोट करो और केस लॉस कोट करो। उस पूरे एक्ट में कितने सेक्शन, कितने चैप्टर्स हैं, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो वो कोट करो। जैसे अगर आपको मैंने जब फैक्ट्री एक्ट पढ़ाया था तो मैंने बकायदा बताया उसमें 11 चैप्टर हैं, 120 सेक्शन हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आंसर के वेटेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज इसी को, इन्हीं सब पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए शुरू करती हूँ ट्रेड यूनियन एक्ट। जब ये 1927 में एनफोर्स हुआ था तो उसके बाद से उसमें बहुत सारे सुधार हुए थे, और इतने सारे सुधार हुए थे कि हम हर ईयर जहां जहां सुधार हुए थे उनको तो नहीं लर्न कर सकते। लेकिन मेजर बात ध्यान रख लेना कि इसमें इंडियन वर्ड हटा दिया गया था 1964 में। अमेंडमेंट बहुत बार हुए थे, लेकिन 1964 में इंडियन वर्ड को हटा दिया गया था इस एक्ट के नाम पे से, इसके टाइटल में से, और इसका नाम हो गया था द ट्रेड यूनियन एक्ट। और अब जो लेटेस्ट है 2001, अब उसका नाम है ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001। मैं आपको लेटेस्ट जानकारी आपको सारी चीजों की दे रही हूं। आपके सिलेबस में जो रिक्वायरमेंट है वो 1926 एक्ट की है, लेकिन आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि अब जो इसे जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001। इससे उस एग्जामिनर को यह भी पता होगा कि आपको लेटेस्ट नॉलेज है एक्ट के बारे में, तो अपने आप ही एक इंप्रेशन बन जाता है कि यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द एक्ट, राइट।
तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू कर रहे हैं। जैसा कि 1 जून 1927 को ये लागू हुआ था और उसके बाद में करीब 1947 में, 60 में, 62 में, 64 में, 82 में बहुत बार इसमें अमेंडमेंट हुए थे। लेकिन मैंने आपको एक ही चीज कह दी है, 64 वाला अमेंडमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि मेजर चीज उसमें यहाँ ये हुई थी कि इंडियन वर्ड्स एक्ट के टाइटल में से हटा दिया गया था। ठीक बात है। अब जरा बात करते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शंस हैं, उसकी जरा बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं। देखो, इस जो एक्ट में 5 तो चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर में जैसा कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो प्रिलिमिनरी के बारे में कवर करता है, यानी जो भी शुरुआत में उसके सेक्शंस हैं, टाइटल वाला सेक्शन 1 होता है, डेफिनेशन वाला सेक्शन 2 होता है, इस तरीके की चीजें प्रिलिमिनरी में है। सेक्शन जो चैप्टर 2 है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के प्रोसीजर के बारे में बताया है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है। चैप्टर नंबर 3 कवर करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, यानी वो ट्रेड यूनियंस जो रजिस्टर्ड हैं उनके क्या राइट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं उसकी बात करता है। चैप्टर नंबर 4 रेगुलेशन यानी नियम कायदों की बात करेगा, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो पेनल्टीज और प्रोसीजर की बात करेगा। ठीक बात है। अब जरा शुरू करते हैं। जो सेक्शन हमारा 1 है वो चैप्टर नंबर 1 में है, वो क्या कहता है उसको जरा समझिएगा। सेक्शन 1 चैप्टर 1 में शॉर्ट टाइटल, उसके एक्सटेंशन और उसकी कमेंसमेंट की बात करता है। हमेशा सेक्शन 1 इन्हीं तीनों चीजों की बात करेगा। तो इसका शॉर्ट टाइटल अगर बात करेंगे तो इसको ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के नाम से जाना गया था, हालांकि उस समय इंडियन वर्ड था। ठीक बात है। और उसके बाद इसका एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया, पूरे भारत में लागू हुआ था। और इसका कमेंसमेंट जो हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इसका कमेंसमेंट जो शुरू हुआ है वो 1 जून 1927 से शुरू हुआ है। राइट। अब इसका जो सेक्शन 2 था वो सेक्शन 2 कहता है इसकी डेफिनेशन के बारे में। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, मैं आपको आज बताऊंगी इसके और सारी चीजें, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसका नेचर क्या है और इसके जो मोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, जो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन है वो क्या है ना। तो अब जरा बात करते हैं। अगर ट्रेड यूनियन एक्ट की मीनिंग की बात करेंगे तो ये कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर एंड वर्कर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, वर्कर एंड एम्प्लॉयर, इन कॉम्बिनेशंस की बात करता है ये एक्ट। राइट। अब आगे की बात सुनिएगा। जो इस एक्ट का और क्यों इस कॉम्बिनेशन की क्यों बात है, फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड एंड बिजनेस। कोई भी व्यापार या कोई भी व्यवसाय ऐसा हो, उसके व्यवहार में कोई चीजें ऐसी हो जो प्रतिबंधित हों, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, प्रतिबंधित जो शर्तें होती हैं उनको इम्पोज करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे। और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? 2 ही चीज, टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रमोट। 2 ही ऑब्जेक्टिव है इसके। मेजर जो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे, कीवर्ड्स की बात करेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रमोट, सुरक्षा देना और संवर्धन करना किन चीजों का? इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। इस यूनियन के जितने भी सदस्य होंगे उनके हितों को ना केवल प्रोटेक्ट करना बल्कि प्रमोट भी करना। और किस चीज के अगेंस्ट? अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। जितनी भी अनुचित व्यापारिक जो प्रैक्टिसेस हैं या जो गतिविधियां हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई भी गलत काम हो रहा है उनके अगेंस्ट में विरोध करना, और डिस्क्रिमिनेट करने की जो भी कोई नीतियां हैं जो अंतर करती हैं, चाहे जेंडर वाइज या कास्ट वाइज या एरिया वाइज, अगर इस तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, तो उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना और उनके हितों को संवर्धित करना, ये इसका उद्देश्य है। राइट। अब अगर बात करते हैं इसका स्वभाव कैसा, इस एक्ट का क्या स्वभाव है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट का स्वभाव यह है कि इट इज क्रिएटेड वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से बनाई गई संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसको किसी ने कहा नहीं है कि ये बनाना है, लेकिन ये बनाई गई अपनी इच्छा से वो संस्था होती है जिसमें हम एक दूसरे के हितों की सुरक्षा करते हैं। और कलेक्टिव स्ट्रेंथ शो करता है ये सामूहिक ताकत को शो करता है। और एक और बात, सिक्योर द इंटरेस्ट, ये हितों की सुरक्षा भी करता है, हितों की सुरक्षा भी करता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बता दी कि इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। देखिएगा, जो सेक्शन 2 है,
हमेशा मैंने बताया है कि सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन की बात करेगा। मैं और सारी डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगी, लेकिन इसकी मेजर डेफिनेशन जो है वो आपको नहीं छोड़नी है। दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। सबसेक्शन एच, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। ये क्या कहता है? वो ये कहता है, ट्रेड यूनियन एक्ट ने डिफाइन किया है कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। Any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employers, between workmen and workmen, or between employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of 2 or more trade unions। यानी ऐसा एसोसिएशन या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्कमैन का वर्कमैन के साथ, वर्कमैन का एम्प्लॉयर के साथ और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ में जो संबंध दर्शाता हो, और वो संबंध किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को विरोध करने के संबंध में हो, ऐसा कॉम्बिनेशन ट्रेड यूनियन कहलाया गया है। और इसके साथ में इसने ये भी कहा है, इसमें वो संघ भी शामिल हैं जो 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन के होंगे, उनको भी हमने ट्रेड यूनियन ही कहा है, राइट। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में कवर किया गया है। अब बात करते हैं जो इसके, अगर फंक्शंस की या रोल की बात करूं कि क्या रोल और फंक्शंस है, तो ये कहता है इसका फंक्शन ये है टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशंस है या वर्किंग कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करना, उनके फेयर वेजेस के लिए सिक्योरिटी देना। आगे कहता है कि जो भी ट्रेनिंग या प्रमोशन दिया जाना है उनके लिए उनकी उन मौकों को, उन अवसरों को बढ़ाना, एनलार्ज करना अपॉर्चुनिटीज को। उसके अलावा ये कहता है जो इंडिविजुअल या कलेक्टिव वेलफेयर है, यानी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जो भलाई या कल्याण की बातें हैं उनको भी प्रमोट करना इसका फंक्शन है या इसका एक रोल है। इसके अलावा कहता है वर्कर्स को चाहे एजुकेशनल वाइज या कल्चरल वाइज या रिक्रिएशनल ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, यानी चाहे उनकी शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित हो या उनके मनोरंजन से संबंधित हो या उनकी संस्कृति को बचाए रखने से संबंधित हो, इन चीजों को प्रोवाइड करना, ऐसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। साथ में उनके काम करने की कंडीशंस को या उनके कार्य जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, उसकी सुरक्षा को प्रदान करना। और इसके अलावा ये कहता है वर्कर्स और उस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं, उन वर्कर्स के भलाई के लिए उनकी पहचान को बनाए रखना और बचाए रखना इसका फंक्शन है या इसका एक रोल है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं बात कहूं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये कहता है कि इसमें अगर ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो जो ये वर्कर है उनके जितने भी प्रमोशन कह लो, प्रोटेक्ट कह लो, उनके इंटरेस्ट की बात कह लो, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। और अब बात करेंगे कि भारत में कितनी तरह की ट्रेड यूनियंस हैं और ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होते हैं, वो आगे के सेक्शंस में मैं आपको बताऊंगी। आगे वाले वीडियोस में मैं और इसे क्लियर करूंगी। आज केवल इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इसका नेचर और इसका जो मीनिंग है, इसको कवर करते हुए हमने आज की क्लास को शुरू करके एंड किया है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इससे हमारे मानस में हमारा एक प्रेफरेंस बन जाएगा कि ट्रेड यूनियन एक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।